कि 1857 में ईस्वी में भी जहानाबाद में 2 रेजिमेंट चलाए जाते थे, एक पठान रेजिमेंट और दूसरा राजपूत रेजिमेंट। दोनों रेजिमेंट मिलकर के बाऊ वीर कुंवर के सेना को बहुत सपोर्ट किए। यहाँ तक कि जो आजमगढ़ की लड़ाई हुई थी और जौनपुर में जो लड़ाई हुई थी उसमें अहम भूमिका इन्होंने निभाया था। तो स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्हें जेल जाना पड़ा, जेल में सहनी पड़ी। उनको बर्फ की सिल्ली पर भी रखा गया। जब ये बेहोशी अवस्था में इनका पल्स जब गिर गया तो इनको बाहर जेल से बाहर रखा गया। चेयरमैन साहब का मतलब श्याम नारायण बाबू उनका उपनाम था। बाद में इन्हीं चेयरमैन साहब को जब पहला जिला बना जहानाबाद, और उस समय जो तत्कालीन जो डीएम हुए, पहले डीएम यहाँ थे, उनका नाम था हेमचंद सिरोही। हेमचंद सिरोही साहब इनको सिटी फादर का दर्जा दिए। राजनीति में ऐसा होता है मेरे समझ से कि लोग चाहता है कि हम ऐसा को टिकट दें कि जरा मेरे पीछे पूछ डुलाते रह जाए जीवन भर। जिसका चरित्र और व्यक्तित्व हमको पसंद नहीं आया उसका हम साथ नहीं दिए। बोले जी आप जिलाधिकारी बन गए हो, अगर आजाद नहीं होता तुम जिलाधिकारी नहीं बनते। ये लोग होते हैं तो ये लोग जाके मुख्यमंत्री से लड़ लेते। इन किन प्रकार ने अपना कुछ बना लो, छोड़ो भाड़ में जाए समाज। ये सब नेता जन नेता थे, रियली जन नेता थे। जमीन दान दे देगा? नहीं देगा। उनकी अंतिम उपलब्धि ऐनवा में जो सेंट्रल स्कूल खुला, केंद्रीय विद्यालय, उनकी अंतिम उपलब्धि। कितने आज हैं जो अपने पार्टी को अपने संपत्ति बेचकर चलाने वाले। संकल्प लो, विकल्प मिल जाएगा। कष्ट भोगने की प्रवृत्ति रखोगे तब सुख भोगने का आनंद प्राप्त होगा। जीवन अपने लिए मत जियो, जीवन हमेशा दूसरे के लिए जियो तो तुम्हारा जीवन स्वतः सुखमय आनंदमय बीतेगा। मैं हूं अंकित कुमार शर्मा, आपका स्वागत करता हूं संवादता में। संवाद से बदलाव का इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जहानाबाद की। जहानाबाद जो शहर है वो जाना जाता है, किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो वो बस जाना जाता है जेल ब्रेक कांड के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जहानाबाद वो धरती है जो क्रांतिकारियों से भरा पड़ा है। तो इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिनका अगर आप कहानी सुनिएगा तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश सर हैं। सर पेशे से प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको नमस्कार। सर जहानाबाद की धरती क्या जेल ब्रेक कांड के लिए ही जाने जाएगी? ऐसी बात नहीं है जी। इसके पूर्व भी बहुत क्रांतिकारियों की धरती रही है। ये देश प्रेमियों की धरती रही है। यहाँ राष्ट्र भक्ति का जज्बा वाले व्यक्ति भी रहे हैं। उसी का परिणाम है कि 1857 में ईस्वी में भी जहानाबाद में 2 रेजिमेंट चलाए जाते थे, एक पठान रेजिमेंट और दूसरा राजपूत रेजिमेंट। और इसके सेनापति थे जुल्फिकार अली खां। और जुल्फिकार अली खां अपने गांव नगमा में पठान रेजिमेंट और ऐनवा जो काको प्रखंड में आज पड़ता है वो वहाँ राजपूत रेजिमेंट की व्यवस्था थी। और ये दोनों रेजिमेंट मिलकर के बाऊ वीर कुंवर के सेना को बहुत सपोर्ट किए। यहाँ तक कि जो आजमगढ़ की लड़ाई हुई थी और जौनपुर में जो लड़ाई हुई थी उसमें अहम भूमिका इन्होंने निभाया था। इस संदर्भ में एक पत्र भी मिला है बाऊ वीर कुंवर का, जिसमें लिखा हुआ है कि बाऊ वीर कुंवर के पत्र जुल्फिकार अली के नाम। 3 पत्र कैथी में है जो अभी आपके स्वामी सहजानंद संग्रहालय में एक जिला सामरता के तरफ से जो बुकलेट निकला था जिला का, उसमें अंकित है। वो घटना कई बार दैनिक अखबारों में भी आया है। एक हिंदुस्तान के पत्रकार हुआ करते थे हेमंत कुमार, उन्होंने लिखा था जमाने ने भुला दिया जुल्फिकार अली की शहादत, बाबू वीर कुंवर का पत्र जुल्फिकार अली के नाम। वो आज भी कटिंग है कई लोगों के पास। उसमें ये बताने का प्रयास उन्होंने किया है कि किस प्रकार से 1857 ईस्वी में जहानाबाद, जबकि उस समय जहानाबाद सब डिवीजन भी नहीं बना था, सब डिवीजन 1872 ईस्वी में बना है, मंडल बना है 1872 ईस्वी। उस समय ये बहुत क्रांतिकारियों की धरती रही, बहुत डिस्टर्ब था अंग्रेजों के अनुसार। यहाँ अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध बहुत सारे घटनाएं घट रही थी। उसमें खमैनी,
कल्पा और कई गांव रहे उधर अरवल में, वो गांव भी प्रभावित था। और पूरे गया जिला में ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता था। उसके बाद जब गांधी जी का आंदोलन हुआ, उसमें भी ये क्षेत्र जो पुरानी गया जिला के नाम से जाना जाता था, पूरा का पूरा एक अधिसंख्य कहा जाएगा, मतलब जमात जो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े रहे। उसमें हमारे गांव के भी थे, अन्य गांव के भी थे। हमारे गांव के, आपका गांव कौन सा हुआ सर? मेरा गांव इस जहानाबाद जिला के काको प्रखंड में ऐनमा है। आप ऐनमा के रहने वाले हैं सर? ऐनमा के ही मैं रहने वाला हूं। जी सर। और इस महाविद्यालय में जहां पर हम आज आपको ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ये अनुग्रह नारायण स्मारक कॉलेज है और मैं यहाँ का प्रभारी प्राचार्य हूँ। तो ये भी जो संस्था है उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित है। अच्छा, कौन थे वो सर? वो स्वतंत्रता सेनानी थे स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह जी, जिन्होंने 1940 से लेकर 1947 तक गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े। और स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्हें जेल जाना पड़ा, जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, उनको बर्फ़ की सिल्ली पर भी रखा गया। जब ये बेहोशी अवस्था में इनका पल्स जब गिर गया तो इनको बाहर, जेल से बाहर रखा गया। क्या कहानी थी, थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए। विस्तार यही है कि ये उस समय श्यामनारायण बाबू हाई स्कूली जीवन में थे, हाई स्कूल की शिक्षा ले रहे थे। और इसी क्रम में गांधी जी का आंदोलन जोर शोर से फैला हुआ था पूरे भारत में। जहानाबाद भी अछूता नहीं था और जहानाबाद के बहुत सारे युवा अपने मार्गदर्शकों के नेतृत्व में उनके आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे। उसमें स्वर्गीय श्यामनारायण बाबू भी जुड़े और जुड़ने के बाद ये अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़, घर से बहुत संपन्न नहीं थे, एक साधारण किसान के पुत्र थे, बावजूद इन्होंने संकल्प लिया कि हमको भी देश की आज़ादी में भाग लेना, देश को आज़ाद कराना। जी, भाग लेना है और देश की आज़ादी के लिए हमें अंत तक लड़ना है। संयोग से उस क्रम में ये बहुत पोस्ट ऑफिस जलाओ, लाइन उखाड़ो, या और भी सरकारी दफ्तरों को, या और भी जो सरकारी अधिष्ठान था उसको ये लोग तोड़ फोड़ वगैरह, सत्याग्रह वगैरह करते रहे। इसी क्रम में इनकी गिरफ्तारी होती है जहानाबाद में और ये कई वर्षों तक जेल रहते हैं। उसी में इनको बर्फ की सिल्ली, चुकी इन्होंने। जेल कहाँ था सर, कौन सा जेल था? उस समय जेल इनका गया ही था, गया जेल था। और जो इनको स्वतंत्रता सेनानी का पासबुक बना था उसमें, जबकि इसका जिक्र नहीं था कि जेल में है, उसकी गहराई तक हम नहीं जा पाए। लेकिन वो जब जेल से उनको निकाला गया था, फेंक दिया गया था, तो मरणासन समझ के, तो इनका डेड बॉडी ही रिसीव करने लोग गए थे। और करीब उस समय चिकित्सा विज्ञान बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं था, तो वैद्यों के द्वारा इनकी चिकित्सा हुई। करीब 6 महीनों तक चिकित्सा होता रहा, फिर जाकर ये सामान्य हुए। लेकिन बहुत दुबले और पीला इनका पूरा शरीर हो चुका था। फिर धीरे धीरे जब इनको शक्ति आई तो पुनः फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। इनके एक बड़े भाई थे श्री जयनारायण सिंह, वो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए। वो रामानंद तिवारी के साथ थे। रामानंद तिवारी बाद में आज़ादी के बाद वो पुलिस मिनिस्टर बिहार के बने थे, उनके नेतृत्व में ये लोग किए थे, तो उनके ये अनुज थे। लेकिन उनसे पहले ये आंदोलन में आ गए थे। वो जॉब में थे? हाँ, वो जॉब में थे। वो अंग्रेज के हवलदार थे। रामानंद तिवारी अंग्रेज के एक साधारण सिपाही थे। लेकिन जो प्रभाव था वो आंदोलन का, वो हर लोगों को छुआ और आंदोलित किया। और उसमें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सरकारी ओहदे पर रहने वाले कर्मचारी हों, तमाम लोग इससे प्रभावित हुए और आंदोलित हो के छोड़े। तो उसमें उन्होंने छोड़ा था, उसमें इनका पूरा टीम थी करीब 32-33 का,
जो रिवोल्ट किया था और उन पर बार अगेंस्ट द किंग जयनारायण बाबू पर चला, जो बाद में आज़ादी के बाद फिर जेल से छूटे थे। खैर, हम श्यामनारायण बाबू की बात बता रहे थे। तो इनके आंदोलन के बाद जब पुनः दोबारे आंदोलन में जुटे तो ये अपने शक्ति के अनुसार काम करते रहे। इनको चेयरमैन क्यों कहा जाता था सर श्यामनारायण बाबू वो को? तो बाद में जब आज़ादी मिली जी, तो इन्होंने संकल्प लिया कि अब हमको नौकरी नहीं करनी है, हम समाज सेवा करेंगे। और समाज सेवा इनके जहन में आया और समाज सेवा करने लगे, लोगों से मिलना जुलना, उनका काम करना। उस समय भारत का विकास नहीं हुआ था, बिहार का खासकर जहानाबाद एक पिछड़ा क्षेत्र था। यहाँ न शिक्षा थी, न इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था, न रोड ढंग का था, न कोई बिजली की व्यवस्था थी, टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी उस समय। बावजूद इन्होंने सेवा की और ये करते करते, चूँकि जो ऐनमा गांव है जहानाबाद स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर, बावजूद इन्होंने कुछ कालखंड अपने गांव से आना जाना रखा। फिर बाद में जहानाबाद में किराए के मकान में रहने लगे। कभी रात हो जाता था तो उसी किराए के मकान में रह जाते थे। और बाद में फिर धीरे धीरे जब नोटिफाइड एरिया कमेटी बनी जहानाबाद अनुमंडल तो 1872 में बना था। छोटा सा कस्बा था जहानाबाद, एक प्रखंड था, अनुमंडल हुआ। अनुमंडल के बाद एक छोटा सा शहर था, तो वो अविकसित शहर था। तो नोटिफाइड एरिया होने के बाद ये पहला उसके उपाध्यक्ष हुए, बाद में नगर पालिका हुआ तो चेयरमैन हुए। तो विगत 3-4 चरणों में ये चेयरमैन रहे। फिर पूरा शहर इनको चेयरमैन साहब हाँ, जानता है। और उस समय चूँकि ये प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही साथ इनका व्यक्तित्व और शरीर इतना आकर्षक था कि जब वो गांधी टोपी और कुर्ता और धोती और बंडी पहनते थे तो लगता था कि कोई हैं स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी। तो उनको सब चेयरमैन साहब के नाम से चेयरमैन साहब का मतलब श्यामनारायण बाबू उनका उपनाम था। बाद में इन्हीं चेयरमैन साहब को जब पहला जिला बना जहानाबाद, और उस समय जो तत्कालीन जो डीएम हुए, पहले डीएम यहाँ थे, उनका नाम था हेमचंद सिरोही साहब इनको सिटी फादर का दर्जा दिए। सिटी फादर, सिटी ऑफ नेशन और सिटी ऑफ फादर। हाँ, सिटी फादर के नाम से हमेशा संबोधित करते थे। सिटी फादर कहिए, क्या और काम होना चाहिए जहानाबाद में, आप तो बहुत दिन सेवा किए हैं। तो इस तरह से चर्चित व्यक्तित्व हुए और इन्होंने सिटी फादर का, सही में सिटी फादर थे ये। हर जमात के नेतृत्व करते थे, हर जमात के लोगों को सहायता देते थे, चाहे उनका पहले बेटी की शादी हो या बेटा का शादी हो, चीनी का कोटा होता था। अब चीनी जरूरी है तो कैसे होगा, तो इनके पास आया, चेयरमैन साहब के पास चलो। और आने के बाद ये अनुमंडल पदाधिकारी कह के उनकी व्यवस्था करते थे। उस समय इतना निडरता और इतना स्पष्टता नहीं थी जनता में कि वो डायरेक्ट वैसे पदाधिकारियों से मिले जो डीएम है या डीएसपी है या एसपी है या एसडीओ है। तो इनके माध्यम से काम होता था। सीमेंट का परमिट लेना है, चीनी का परमिट लेना है, ऐसे काम करते थे। और इतना ही नहीं, अपने स्तर से भी उनके बच्ची की शादी करवाने में आर्थिक रूप से मदद भी करते थे, मदद करवाते थे भी कि ताकि उनकी शादी हो जाए। तो इस तरह की भावनाएं थी इनमें, जो प्योर सिटी फादर का दायित्व जो पूरा करता है उससे करते थे। और ये ऐसे ही नहीं, सरकारी सेवकों को भी सेवा किए हैं, वार्ड सदस्यों को भी सेवा किए हैं। कई ऐसे वार्ड सदस्य थे तो इनको संबोधित बाबूजी के रूप में करते थे, क्योंकि उनके अंदर एक प्रेम था, चाहे किसी जाति किसी धर्म के हों, सबके साथ रहना। और जब ये चलते थे तो अब तो नहीं है, और न उस समय इतना डेवलप था टेक्नोलॉजी, लेकिन पीछे अगर 20-25 आदमी जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, तो लोग जरूर एक बार देखने होंगे कौन आदमी है जिनके पास टोपी तो पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते ही थे, बंडी रहता था, दिव्य शरीर था। तो लोग समझता था अरे चेयरमैन साहब हैं, इनके साथ ऐसे ही जमात चलता है। सही में जमात चलता था। वो पैदल जा रहे हैं तो सब पैदल जा रहा है। पहले यहाँ रिक्शा का भी प्रबंध होता था, बहुत किसी को ज़रूरत है, चलो ना पैदल चलेंगे,
पैदल ही एसडीओ के यहाँ चले गए और काम करते थे। तो ये इनकी भावना थी, और भावना ऐसी थी कि वो जब 1955 में एसएस कॉलेज बना, और उसके संस्थापक थे शत्रुघ्न शरण सिंह, जो गया जिला के कोच के बाद सिंधुआरी गांव के थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उन्होंने धनगामा के लोगों से कुछ जमीन ले करके और एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम है आज स्वामी सहजानंद कॉलेज जहानाबाद, एसएस कॉलेज जहानाबाद। और उसमें भी सक्रियता निभाया और सक्रिय मेंबर थे, और उस कॉलेज को स्थापित किए कि नहीं, जहानाबाद में अगर ऐसे महाविद्यालय खुल जाएंगे तो जहानाबाद का जो युवा है, जो लड़का है, वो कम से कम आईए बीए कर जाएगा। यही भावना रख के, चूँकि गरीबी थी, किसान लोग थे, किसान भी बहुत संपन्न नहीं थे। जो संपन्न थे वो अपने बच्चों को पटना भेज देते थे, कलकत्ता भेज देते थे पढ़ने के लिए, गया भेज देते थे पढ़ने के लिए। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो बच्चे कैसे पढ़ें, इसलिए उन्होंने एसएस कॉलेज की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और कंधे से कंधा मिला के शत्रुघ्न बाबू का साथ दिया। बाद में वो कॉलेज जम गया। जमने के बाद वो कॉलेज कंस्टिट्यूएंट भी हो गया। लोगों में जब शिक्षा के प्रति काफ़ी उत्सुकता बढ़ी कि हमारा भी बाल बच्चा पढ़े, तो वो एसएस कॉलेज अपने जो संसाधन था उससे ज़्यादा एडमिशन नहीं ले पाता था, तो कुछ बच्चे वंचित हो जाते थे एडमिशन से। मैट्रिक पास कर गए, इंटर में एडमिशन नहीं हो रहा, इंटर पास कर गए तो ग्रेजुएशन में नहीं हो रहा है। तब इन्होंने समझा कि नहीं, एक और महाविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, और तब उन्होंने कई समाज सेवियों से, अपने समर्थकों से चर्चा करके, परिचर्चा करके एक और कॉलेज की स्थापना किए। वो है एसएन सिन्हा कॉलेज, सत्येंद्र नारायण सिन्हा कॉलेज, जिसकी स्थापना उन्होंने 1971 में की, और उस कॉलेज को पल्लवित पुष्पित किया। आज वो भी महाविद्यालय कंस्टिट्यूएंट हो गया, अंगीभूतीकरण हो गया, सरकारी हो गया। आज वहाँ भी बहुत सारे छात्र अपना अध्ययन कार्य कर रहे हैं। और अध्ययन के बाद, लेकिन ये जो शिक्षा का जो प्रसार हुआ, इन्होंने घूम घूम कर लोगों को कहा कि बाल बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, पढ़ाओ। हर जाति के लोगों में ये इन्होंने शिक्षा के प्रसार का काम किया। नतीजा ये हुआ कि आबादी बढ़ती गई, लोगों में शिक्षा प्राप्ति की उत्सुकता बढ़ी, उनमें प्रेरणा जागृत हुआ, लोग पढ़ने लगे, इंटर और डिग्री का करने लगे। तब अंतिम समय में जब उनकी अवस्था 65-70 का, उन्नत शिक्षा का उन्होंने जो बीज बोया यहाँ, आज उसी का परिणाम है कि बहुत सारे महाविद्यालय जहानाबाद में है, और जहानाबाद के छात्र युवा अब ग्रेजुएशन करने के लिए जल्दी बाहर नहीं जा पाते हैं, यहाँ नामांकित हो जाते हैं, असहज रूप से शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ये है इनकी उपलब्धि। बाद में ये कारा सुधार समिति में भी रहे, और कारा सुधार समिति कब बना, वो जब यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर थे, और कर्पूरी ठाकुर जेपी मूवमेंट के बाद जो सरकार बनी उसमें इन्होंने, चूँकि जेपी मूवमेंट में भी लोग जेल गए थे, मिशा में बंद हुए थे, ये भी केंद्रीय कारागार में रहे थे। तो आने के बाद देखी कि आज़ादी के बाद जो हमारा जो जेल है, कारा है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। और इन्होंने प्रस्ताव दिया था सरकार को कि जो कारा की जो व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था, उसमें सुधार होनी चाहिए। क्योंकि कारा का जो कॉन्सेप्ट है वो सुधार गृह का है, सुधार गृह का है, कोई यातना गृह नहीं है। तो सुधार गृह को हम कैसे उन्नत करें, वहाँ मानवीय मूल्यों की रक्षा कैसे हो, ये उसमें सुदृढ़ता के साथ स्थापित करने का प्रयास किए। उसमें ये कारा सुधार समिति के सदस्य रहे, और उनका और इनके टीम का जो विचार आया वो प्रतिवेदित करते हुए सरकार के पास जमा किए। उसके बाद बहुत सारे सुधार हुए हैं जेलों में। इसी प्रकार से ये कोऑपरेटिव से जुड़े रहे, कोऑपरेटिव के माध्यम से बहुत सारे जो सरकार का नियम पर नियम था, उसके आलोक में जो लाभ मिलना चाहिए था यहाँ के किसानों को, व्यवसायियों को मिला, तो उससे भी जुड़े रहे। और सर उनको आज़ादी के बाद भी उन पे शायद कुछ उग्रवादियों के द्वारा बम से हमला किया गया था।
हाँ, वो घटना है 1972 की। जी। गर्मी का दिन था, दिन रविवार था। ये कुछ अपने समर्थकों के साथ बाजार में थे। या कोई भाषण दे रहे थे? नहीं, भाषण नहीं दे रहे। एक व्यक्ति से उनकी बच्ची की शादी थी, चीनी के लिए वो आवेदन दे रहे थे। समय यही 7:40 या क्या हो रहा था शाम को, वो बात कर रहे थे और इसी बीच में एक आया, बोला कि नक्सलवाड़ी जिंदाबाद, और एक बम मारा। तो उस दिन सिल्क के कुर्ता पहने हुए थे, स्लिप कर गया और आके पैर के पास ब्लास्ट किया, जो कि उस पूरी शक्ति से ब्लास्ट न करके हल्का हुआ, जिससे उनको थोड़ा सा उसका छर्रा लगा। तो ये देखिए कि अरे लगता है हमको मार के भाग गया, तो खदेड़ते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास बम मारने के बाद हाँ, हैं। कुछ दूर तक जाते हैं, एक को पकड़ लेते हैं, तब तक दूसरा से गोली चला दिया से इनके हाथ में और जांघ में लगा। उसके बाद समझ गए कि वो तो रात्रि है, उधर मार देगा। तो वहां से लौटते हैं, पैदल ही थाना पहुंच जाते हैं। उस समय पुलिस और पुलिस तंत्र इतना इलाज के वो पहले थाना पहुंचते हैं। जी, और पुलिस तंत्र भी इतना टेक्नोलॉजिकल विकसित नहीं था कि उनको तुरंत अति हो, लेकिन चूंकि शहर बहुत छोटा था, कानों कान खबर गया, तो पुलिस पहुंच रही थी, तो पहुंच गए थाना में इनका बयान दर्ज हो रहा था। तब तक यहाँ उस समय एक बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे, डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा, उनको जानकारी मिली तो वो थाना पहुंच गए और फिर इनको लेकर के अपने चिकित्सालय में आए और जांच उच किए। बोले कि नहीं, आप खतरे से बाहर हैं, हमें यही ठीक करने हैं, पटना जाने की जरूरत नहीं है। वो भी जो फायर किया था, गोली जो मारा था उसने, वो छर्रा ही था, तो हाथ और पैर में छर्रा ही था। ऑपरेशन यहाँ हुआ, महीनों चिकित्सा में रहे, फिर ठीक हो गए। तो ऐसे हमले भी हुए हैं। देखिए, जब गांधी जी ऐसे लोगों को भी हत्या हो सकती है, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो समाज सेवा में है, तो उसके प्रति भी बहुत, जो राजनीतिक जीवन होता है ना, वो बहुत पेचीदा होता है और उसमें दोस्त और दुश्मन भी होते हैं। और किस संदर्भ में इन पर हमला हुआ, किसने किया, ये नहीं पता चला। और इन्होंने कहा कि जो मारा हो जाए दीजिए, वो अपना ठीक रहे, हमको किसी पर केस नहीं करना, हम किसी को पहचाने नहीं। तो ऐसे महामना थे और इस तरह के महान आत्मा थे, किसी को भी नहीं प्रयास किए कि उसको दंड, और ये हमेशा उसी परिप्रेक्ष्य में काम करते रहे। कहीं गांव का मामला हो, जब नक्सली आंदोलन स्टार्ट हुआ तो इन्होंने नक्सलियों से भी बात किया, कहा कि ये आप लोगों का मार्ग सही नहीं, मुख्यधारा में जुड़िए। और कई लोगों के जोड़े, कई ऐसे गांव जो उग्रवादियों से ग्रसित गांव था, उन लोगों को बुला के शहरों में प्रोटेक्शन देके कि आप लोग रहिए, जीवन में किसी बने तो बनाइए, बिगाड़ने के फेरे में मत रहिए, ऐसा बने उपदेश दे करके लोगों को रखने का प्रयास किए। और बहुत उनका जीवन रहा ऐसा, और संघर्षों का जीवन रहा। वो विधायक या एमपी तो नहीं बने। इसका क्या कारण था सर कि वो जीवन में कभी एक पत्रिका है जो जहानाबाद के कभी सांसद रहे, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा जी ने लिखा, हाँ। क्या कारण ऐसी रही जिसकी वजह से वो कभी राज्यसभा या विधायक या सांसद नहीं बने? ये कारण क्या था? कारण था ये कि स्पष्टवादी थे जी, और आप टिकट देने वाले हैं, आप विधायक का टिकट देने वाले हैं, एमपी का टिकट देने वाले हैं, अगर आपकी बात भी पसंद नहीं है तो मुंह पर ही विरोध कर देते थे। इसलिए राजनीति में ऐसा होता है मेरे समझ से कि लोग चाहता है कि हम ऐसा को टिकट दें कि जरा मेरे पीछे पूछ डुलाते रह जाए जीवन भर। तो वैसे ही व्यक्ति नहीं थे, स्पष्टवादी थे। विरोध करने की बात है तो तुरंत विरोध कर देते थे और झूठ मूठ के महिमा मंडित नहीं करते थे। और एक चीज इन्होंने कहा कि जिसका चरित्र और व्यक्तित्व हमको पसंद नहीं आया उसका हम साथ नहीं दिए। इसलिए वैसे नेताओं के पीछे नहीं रह सके जिनका प्रभाव था, चाहने पर एमएलसी बना सकता था। और इनको ऑफर भी कई बार ऐसे खेमे के नेताओं ने किया कि चलिए ना सर, आपको एमएलसी मिल जाए, उनसे आप मिल लीजिए। बोले ना, उससे मैं नहीं मिल सकता हूँ, हम लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हम अपने पद के चलते हम अपना चरित्र और व्यक्तित्व नहीं ना बेच देंगे। इस तरह की बात करते थे। और तो एक ये सर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी की काफी करीबी माने जाते, बहुत करीबी थे।
और सत्येंद्र बाबू का जीवन भी बहुत सरल, सौम्य और ईमानदारी का रहा। वो अनुग्रह बाबू के ही बेटे थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। उनकी ईमानदारी का लोहा हर कोई मानता था। तो ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना इनको पसंद आया, लेकिन वैसे राजनेताओं के समीप नहीं गए जो सुबह शाम अपना रंग बदलता हो, वैसे लोगों के पास नहीं। तो कभी उन्होंने ऑफर नहीं किया कि आपको हम राज्यसभा बना ये सीट देते? हाँ, हुआ था ऑफर, जो हमें जानकारी है जी। उन्हीं के मुखारबिंदों से सुना हुआ है, लेकिन बोले कि ना, मैं इस खेमा छोड़ के उधर नहीं जा सकता जी। मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। उसका इनको नुकसान हुआ कि इनको एमएलसी नहीं बनने दिया गया, इनसे जूनियर लोगों को एमएलसी बनाया गया। ये चीज़ था, ये निर्भीक थे, चाहे जिला पदाधिकारी रहिए, एसपी रहिए, कमिश्नर रहिए या मुख्यमंत्री रहिए या मंत्री रहिए, अगर पसंद ना आया तो मुंह पर ही बोल देते थे कि ये अच्छा चीज़ नहीं हो रहा है, इसको सुधार कीजिए, क्या आप लोग देश के बर्बादे करके रख दीजिएगा, ऐसा बोल दिया करते थे। निडर थे, निर्भीक थे। हाँ, लीडर थे तो निडर भी थे, किसी से डरते नहीं थे। यही कारण है कि सिटी फादर कहने वाले सिरोही साहब भी इनसे कुछ मामले में डरते थे, चूंकि इनके गुस्से का वो शिकार एक बार हो चुके थे। अच्छा जी, क्या कहानी थी सर? ये कहानी थी कि वो बाढ़ का चल रहा था सर्वेक्षण, कौन साफ है नहीं साफ है। तो उस समय चूंकि नगर पालिका उस समय बोला जाता था, आज नगर परिषद है, उस समय नगर पालिका बोला जाता था। तो नगर पालिका में पहले बहुत फंड वगैरह नहीं आता था, तो टैक्स के फंड से जो थोड़ा बहुत हुआ उससे सफाई कर्मियों को या सफाई करने वाले और भी ट्रैक्टर वगैरह को दिया जाता था। तो कुछ कारण से एक जगह सफाई में रह गई होगी, तो वार्ड कमिश्नर का चीज़ है, लेकिन चेयरमैन थे तो इनको भी घूम रहे थे, और उसमें वार्ड कमिश्नर भी था, और उस समय के हमारे जिलाधिकारी महोदय भी थे, सिरोही साहब घूम रहे थे। कहे कि क्या चेयरमैन साहब देखिए तो गंदगी है, ट्रैक्टर कौन है, ट्रैक्टर वाले से कितना कमीशन लेते हैं, ये बोल दिए। कमीशन की बात जो बोले बस ही गर्मा गए सिरोही साहब ने। हाँ, कितना कमीशन लिया जाता है इस ट्रैक्टर वाले से, तो गुस्सा गए। कल कमीशन बोले कि आप जिलाधिकारी बन गए हो, अगर आज़ाद नहीं होता तुम जिलाधिकारी नहीं मिलते, और कमीशन की बात करते हो। हमने अपना पूरा जीवन, मैं भी डीएम हो सकता था, पढ़ाई छोड़कर और देश की आज़ादी के लिए दे दिया। मैं सही शिक्षा भी प्राप्त नहीं किया, आज भी हम देश के लिए ही काम कर रहे हैं, और कमीशन खाएंगे। अब पूरा गुस्साने के बाद सिटी फादर आप गुस्सा गए, हम ऐसा नहीं कर, नहीं आप वापस लीजिए, ऐसा हमने आज तक नहीं किया है। चूंकि हमारा संपन्न नहीं है नगर पालिका, हम अपने एम्प्लॉय को कैसे वेतन देते हैं, आपने कभी पूछा? जब हमारे पास पैसा नहीं तो कर्ज लेके हम अपने कर्मियों को देते हैं वेतन, जिसका कई उदाहरण। तो उन्होंने जब किया तो वो भाजन बने, और फिर वो समान व्यवहार में आया, बोले कि गलती हो गई, हम उस नियत से नहीं बोले थे। कई दिन ही जाना छोड़ दिए, फिर कई कार्यक्रमों में फिर डीएम साहब फोन, उस समय वो वाला फ़ोन होता था, करके आइए हम गाड़ी भेज रहे हैं, आप क्यों दुख मानते, इस तरह के थे। चूँकि स्वतंत्रता सेनानी, इसमें दुमत नहीं है, देश के लूटने वाले लोग नहीं थे, देश को बनाने वाले थे। उसी का परिणाम है कि कई संस्थाओं को इन्होंने सृजित किया, उसमें कई लोगों को रोजगार दिया, और भी कई जगहों पर इन्होंने रोजगार देने का काम किया। बहुत लोगों को इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में भेजा, व्यवसायिक क्षेत्रों में भेजा। तो ये सब चीज़ था कि हमारा देश के युवा भटके नहीं, हमारे जो गरीब बाल बच्चे परिवार के बाल बच्चे हैं वो सही शिक्षा प्राप्त कर लें जहानाबाद से ही। और उसी का परिणाम है कि आज हर गांव में लड़कियां ग्रेजुएट मिल जाएगी। सरकार क्या किया, आज तक सरकार एक भी कॉलेज या स्कूल अपने स्तर से खोला नहीं, चाहे एसएस कॉलेज हो, एसएन सिन्हा हो, अनुग्रह नारायण स्मारक हो, कृष्ण महिला हो, राम लखन सिंह यादव हो, जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद हो, तमाम यहाँ के समाज सेवियों द्वारा खोला हुआ है। कहने के लिए जो आप कह दें, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य था कि हम यहाँ की शिक्षा को उन्नत बनावें, यहाँ के बच्चे सरल ढंग से शिक्षा प्राप्त कर लें, उनको ज़्यादा पैसा खर्च न हो।
अब पटना गया जाने में जो खर्च होता, रहने में जो खर्च होता, अब है कि गांव से निकला कॉलेज गया, कॉलेज से निकला गांव गया। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी सुविधा प्रदान उन लोगों ने किया। आज सरकार देख रहे होंगे कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने जा रही है, और उसका क्या है, तो 2 गो रूम है, 2.5 गो रूम है, मध्य विद्यालय में खोल रहा है, तो +2 स्कूल में खोल रहा है, न ढंग का संसाधन है, न टीचर है, न। तो ये मखौल आज ये लोग होते तो ये लोग जाके मुख्यमंत्री से लड़ लेते। आज उस तेवर के कोई आज राजनेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के सामने इसका विरोध कर दे कि जब हम भीख मांग करके जमीन ले करके और संस्था खड़ा कर रहे हैं और खड़ा कर दिए हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है, उसको आप एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। और नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा चीज आप बना दिए 2 या 3 रूम का डिग्री कॉलेज, जहां नया एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में सेमेस्टर वाइज की पढ़ाई है, वहां आप कैसे पूरा कर लीजिएगा। तो इस शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। और ये लोग अगर होते तो आज एकदम इस शिक्षा के विरोध में खड़ा हो जाते। आज उस तेवर के आज नेताओं की कमी हो गई है जो हाँ में हाँ मिला रहा है और बस उसी में डूबा हुआ है। ये किन प्रकार ने अपना कुछ बना लो, छोड़ो भाड़ में जाए समाज, ये सब भावनाएं आज के नेताओं में है। इसी का परिणाम है कि देखिए शिक्षा का जो क्षरण हुआ है, अच्छे पदाधिकारी को हटा दिया जाता है शिक्षा विभाग से। के पाठक थे, बहुत अच्छे थे, उनके रहने से निश्चित रूप से वैसे लोगों को घायल होना पड़ रहा था जो अपने कर्तव्य से भागना चाहते थे, वैसे लोगों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन जो समर्पित शिक्षक हैं, समर्पित कर्मी हैं, उनको अच्छा लगा कि नहीं, अगर हमको 2 रुपया मिल रहा है तो सरकार दे रही, तो हमको भी काम करना चाहिए। हम जिस लिए हम पद प्राप्त किए हैं उस पद पर रहते हुए हम सेवा करें। ऐसी भी भावना वाले बहुत कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों के बदौलत ही कहीं संस्था आज भी खड़ा है। लेकिन ये सब स्वतंत्रता सेनानी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए, चाहे गांव के सोशल अपलिफ्टमेंट का हो, शहर के सोशल अपलिफ्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्टमेंट का हो, काम बहुत शानदार किए। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, मगही में बोलते थे कहा है ना बेटा क्यों ना पढ़ाते हैं, तो पैसा नहीं, अरे पैसा नहीं है, माफ़ करा देंगे, नाम लिखाओ, देखो जी कितना लगता है नाम लिखाओ, इसका फॉर्म ले लो, नाम लिख देना, हम बाद में पैसा देंगे। ऐसे कर कर के खुद से पैसा दे देते हैं। हाँ, और नाम नामांकित करवाते थे। उस समय 100-150 रुपया लगता था नामांकन में, और उस समय 100-150 आज के 1000-1500 के बराबर हुआ करता होगा। सोच लीजिए कि उस समय भी प्रेरित करके किसी जाति का है, वो हमारे अनुसूचित जाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, अगड़ी जाति के हों, सबको प्रेरित किए पढ़ना जरूरी है। और उसको हमेशा गए कोई भी युवा अगर पैर छू कर प्रणाम किया, बोले क्या करते हो, पढ़ते हो, तो नहीं काम ला लो, न पहले पढ़ लो, काम तो जीवन भर करना है तुमको, पहले पढ़ाई करो, दिक्कत है तो बोलो, और दिक्कत है तो बोला तो उसको नाम नामांकित करवा देते थे। उनको जरूरत पड़ता था, कहीं गए समाज में हैं, कोई ऐसे लोग मिल गए अब जिनको दावा के भी पैसे नहीं, तो दावा भी व्यवस्था कराए कि ए बाबू पैसा दे दो, अथी दावा दे दो ना, हम पैसा बाद में दे दें। ठंडा है बहुत, देख रहे हैं कि ऐसी वो शर्ट और कुर्ता पहन के पहुँच गए हैं, वो कहे स्वेटर नहीं है, स्वेटर वोटर नहीं पहने, तो जी ना स्वेटर वोटर ना है, नहीं है, चलिए हमारे साथ। गए खादी भंडार से स्वेटर ला के, वो स्वेटर दे दीजिए, हमारे नाम से लिख लीजिएगा, बाद में हम दे देंगे। इस तरह के भावनाओं को लेकर चलने वाले नेता नहीं, जननेता थे, किसी जाति के नहीं थे। ठीक है उनकी जाति राजपूत जाति में थे, लेकिन सबको लेकर चले। भीख मांग के आज कोई जमीन दान दे देगा? नहीं देगा। उनके ही दौर जी, उस समय यहाँ के तत्कालीन सांसद थे रामाश्रय प्रसाद यादव जी, जो उनकी अंतिम उपलब्धि ऐनवा में जो सेंट्रल स्कूल खुला, केंद्रीय विद्यालय, उनकी अंतिम उपलब्धि है। केंद्र सरकार से लाए और चाह रहे थे जमीन कहीं मिले, और वो आ करके चेयरमैन साहब से मिले, बोले कि ठीक है ऐनवा में खुलवाइए, हम व्यवस्था करते हैं। और इन्होंने पहला जमीन अपना रजिस्ट्री किया, उसमें मैं भी साइन करने में एक
गवाह के रूप में था, चूँकि उसमें मेरा भी हिस्सा था। तो सब लोग लिखे और पूरे गांव में कैंप करके सबसे 5 कट्ठा 10 कट्ठा 2 कट्ठा जिसका जितना था उस क्षेत्र में सब जमीन को लिखवाए केंद्रीय विद्यालय के नाम से। जो नहीं देने वाले थे उनको दूसरा जगह वहाँ वाला जमीन तुम दे दो और दूसरा जगह ले लो, ऐसे करके एडजस्ट करके उस जमीन को संकलित करके और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो केंद्रीय विद्यालय संगठन उसको लिखा गया। और उनकी अंतिम ये थी, बोले कि चलो एनमा में वो केंद्रीय विद्यालय आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, और आया, आज भी चल रहा है। तो ऐसे थे लोग जो आज नहीं है इस धरती पर, लेकिन उनका तो चिर स्मरण होना चाहिए। और ख़ास करके मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मंच से आप उनके बारे में जो हमसे पूछ रहे हैं, कम से कम आने वाली पीढ़ी समझे कि नहीं, ऐसे भी हमारे कस्बों में, हमारे ज़िला में, हमारे अनुमंडल में, हमारे प्रखंड में लोगों का जन्म हुआ जो अपनी यहाँ की शिक्षा के उन्नयन के लिए बहुत कुछ किया। देश की आज़ादी के बाद ये भी था कि अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम कुछ समझ सकते हैं देश के, राष्ट्र की समस्याओं को। उन समस्याओं को हम कैसे समाधान करें। एक शिक्षित आदमी जितना ढंग से सोचेगा एक अनपढ़ नहीं सोच सकता है, क्योंकि उसका दिव्य दृष्टि उसी से बढ़ती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने का उसमें एक ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान रख पाते हैं। तो ऐसे लोगों को बनाने का काम स्वर्गीय श्यामनारायण बाबू ने किया, और उनके रास्ते पर ही हम लोग चल रहे हैं कि जिस तरह से श्री बाबू इस राज्य की या देश की सेवा की, वो अपने पैसे से कांग्रेस को चलाए। कितने आज हैं जो अपने पार्टी को अपने संपत्ति बेचकर चलाने वाले हैं, एक भी नहीं। तो वैसे महात्मा हम कहेंगे वो लोग, वैसे महात्मा अब नहीं इस धरती पर पैदा हो सकते हैं। क्योंकि भौतिकवादी युग है, या सोच हमारी बदल गई है, हम अपने लिए जी रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं जी रहे हैं। वो लोग दूसरे के लिए जिए थे। वो लोग समझिए कि एक तपस्या करके देश की आज़ादी भी लाए, लड़ झगड़ के, मारपीट करके, जेल जा करके, पिटा करके, प्रताड़ित होकर भी देश को आज़ाद किया। आज़ादी के बाद देश कैसे विकसित हो, राज्य कैसे विकसित हो, इसकी सोच उन्होंने रखी, और आज स्थिति, आज बिहार यहाँ आया, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए देखना, गरीब को कम से कम पढ़ने में अगर कुछ पैसे का अभाव भी रहे तो तुम अपने पॉकेट से भी लगा के उसको पढ़ाओ। पैसे लेकर हमको ऊपर नहीं जाना है, सब यही छोड़ देंगे, धन संपत्ति यही रह जाएगा। इसलिए बाबू ये प्रवचन वो हमेशा हमको जब भी एकांत में रहे तो ये बोलते थे, सबसे उत्तम चीज़ है शिक्षक बनना। अगर तुम शिक्षक हो, गुरु हो, तो गुरु की महिमा और उनकी मर्यादा, उनका जीवन की पवित्रता बहुत उच्च कोटि की होती है। इसलिए उससे तो अच्छा कुछ है नहीं। पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को एकदम पिता तुल्य प्रेम दो, इस तरह की वो बातें हम लोगों को बीच करते रहते थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि समाज और देश को और इस जिले के लोगों का विकास हो। हमसे जहाँ तक बन सके सेवा करें। विशेष हम अपने बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि नहीं, एक जो शिक्षा का आदर्श है, जो अनुशासन है, जो पवित्रता है, वो बनी रहनी चाहिए। तो ऐसे थे हमारे श्यामनारायण बाबू, जिनका आज कई जगह मूर्ति भी स्थापित है, सिंसिना में भी, यहाँ भी है, गांव में भी इनका सब श्याम बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। श्याम बाबू आ गए, श्याम बाबू आ गए, गांव जाते थे तो लोगों में हुड़ मच जाता था। और उनका जो व्यक्तित्व था वो निश्चित रूप से के प्रति आकर्षण पैदा ही कर देता था। कोई भी एक बार जरूर आंख उठा के देखता था, अरे कौन जा रहे हैं, क्योंकि उन मनमोहक शरीर था, बहुत दिव्य शरीर था। सर आखिरी क्वेश्चन हम आपसे करेंगे। अभी आप श्याम नारायण सिंह
जी सामदान जी सामने आए तो उसे क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि वो सिटी फादर थे, उनसे क्या कहवाना चाहिएगा अपने जहानाबाद को, क्या प्रेरणा दिलवाना चाहिएगा, क्योंकि अभी का समय बदल चुका है, उनका समय कुछ और था। अगर वर्तमान में हमारे समझ वो आते हैं तो वो आप क्या करवाना चाहिएगा, आप उनके माध्यम से कह दीजिए। हाँ, उनका एक बहुत बड़ा संदेश था जी कि तुम्हारे अंदर गरीबी है वो कोई मायने नहीं रखता, तू संकल्प लो विकल्प मिल जाएगा। अगर हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो संकल्प लेने है कि हमको काम करना है तो होगा ही, विकल्प मिलेगा। इसलिए कभी चिंता मत करना कि पैसा नहीं, काम हमसे नहीं होगा। तुम सोचो, संकल्प लो, विकल्प मिलेगा और तुम आगे बढ़ोगे। नियत साफ होनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए विचार, आप बढ़ोगे। ये उनका संदेश था। आज भी हम उनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो भी हमारा युवा पीढ़ी है इस भौतिकवादी युग में, उसका कोई सीमा नहीं है। आप कितना सुख भोगेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन दुख भोगने की भी प्रवृत्ति अपने रखना चाहिए। तुम कष्ट भोगने की प्रवृत्ति रखोगे तब सुख भोगने का आनंद प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात कि जीवन अपने लिए मत जियो, जीवन हमेशा दूसरे के लिए जियो, तो तुम्हारा जीवन स्वतः सुखमय आनंदमय बीतेगा। ये उन्हीं का कही हुई बात थी, जो आज मैं आपके माध्यम से अपने युवाओं को कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू इसके लिए।